अच्छा बेटा, टुडे वी आर डूइंग 4024 paper 1, and this is the paper 1 variant 2 paper, October November 2023. The paper is of 2 hours. The total marks for this paper is 80 marks. ठीक है ना? So time for this is 2 hours. Electronic calculator must not be used in this paper. तो अगर पेपर में कैलकुलेटर यूज नहीं करने हैं तो इसमें आप कैलकुलेटर लेकर भी नहीं जाएंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इट सेज वर्कआउट पार्ट ए। देखो बेटा, इन दिस क्वेश्चन आपको यहां पर अगर मल्टीप्लिकेशन करानी है डेसिमल्स की, तो मैं डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूं। 0.05 बिकम्स 5/100 एंड 0.3 बिकम्स 3/10। डेसिमल जितना आगे जाएगा उतने नीचे जीरोस बढ़ते जाएंगे। तो एट दी एंड न्यूमरेटर को मैंने मल्टीप्लाई कराया 5 3 15 डिवाइड बाय 1000। और अगर किसी नंबर को 1000 से या 100 से 10 से डिवाइड करते हैं तो बेटा डेसिमल पीछे चले जाता है। फॉर एग्जाम्पल डेसिमल इज ओवर हियर, नीचे 3 जीरोस हैं तो डेसिमल 3 डिजिट पीछे की तरफ चले जाएगा। इट बिकम 0.015। ये देखो, विदाउट एनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन मैंने आंसर निकाल लिया। आंसर शुड बी इन डेसिमल, उसकी वजह है कि क्वेश्चन भी डेसिमल में है। देन इट सेज 600 डिवाइड बाय 0.2। तो 600 मैंने एज इट इज रहने दिया, डिवाइड को मैंने ऐसे रहने दिया, 0.2 को लिखा 2/10। नाउ व्हेन यू कन्वर्ट दिस डिवाइड साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन, तो जो वेरी नेक्स्ट फ्रैक्शन होता है ना बेटा, वो आपके पास रेसिप्रोकल हो जाता है। So this 2 ones are 2 these are 6. 300 multiplied by 10 is going to be 3000. So your answer is going to be 3000 here. In part C it says 20 minus 12 divided by bracket 8 minus 6. So first thing first, BOD mass rule के मुताबिक बेटा हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 8 minus 6 is going to be 2. फिर BOD mass rule के मुताबिक बेटा हम डिवीजन करते हैं, तो 12 divided by 2. This is basically minus 12 divided by 2. So 2 ones are 2, 6 are 12. So you get 20 minus 6. What is 20 minus 6? It is 14. So your answer is going to be 14 here. Acha, in question number 2, this is the rectangle. It's split into squares of different sizes. Find a fraction of the rectangle that is shaded gray. कह रहा है shaded gray जो पोर्शन है उसका फ्रैक्शन निकाल के दिखा दो। देखो, if you just convert this large rectangle into small rectangles like this, कि मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूं, स्मॉल रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर दिया सिमेट्रिकली, जिस तरह उसने बनाए हुए उसी के हिसाब से मैंने स्मॉल रेक्टेंगल्स बनाए, तो स्क्वायर्स बनाएंगे। तो हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर? इन टोटल वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 7 3 21। तीन रॉस थी ना सेम। कितने शेडेड हैं? 5। तो 5/21 इज अ फ्रैक्शन दैट इज शेडेड। Now in question number 3, they are saying find the decimal which is exactly halfway between 3/5 and 68%. देखो, इट इज अप टू यू कि आप इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो या इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। किसी एक यूनिट में तो रखो आप इनको। तो मैंने बोला मुझे ना 3/5 को परसेंटेज में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। 5 1 5 2 10 3 6 60, ये 60% हो गया। तो 60% और 68% का हाफ वे क्या है सर? इसका हाफ वे है 64। और इसको डेसिमल में लिखना है। 64 को डेसिमल में लिखेंगे, 64 का मतलब होता है 64 मींस 64% मींस
That is 0.64. 64 upon 100, which is 0.64 here. Then it says write down 4.07382 correct to 3 decimal place. तो देखो पहली डेसिमल प्लेस क्या है 0, दूसरी क्या है 7, तीसरी क्या है 3. थर्ड डेसिमल प्लेस पे पहले आ जाओ. 3 डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ करना है इसे, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस लिखना है. तो पहले थर्ड डेसिमल प्लेस पे आ जाओ. बताओ इसके बाद नंबर 5 या 5 से बड़ा लिखा हुआ है? यस सर. तो बेटा आप इस थर्ड डेसिमल प्लेस पे जो वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर दो. 073 बिकम 074 और 8 और 2 की जगह आप कुछ ना लिखें, डेसिमल के बाद के नंबर्स हैं. So it become 4.074 is going to be a final answer. Evaluate 64 का क्यूब रूट. तो आपने evaluate की वजह से यहां पर लिखा 4 का क्यूब 64 को, और क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3 पावर. तो देखो पावर्स ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है. 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3. This 3 and 3 cancel. It become 4 power 1. 4 is going to be a final answer here. 9 question number 4 it says Sonu records the temperature in degree centigrade at midnight every day for 12 days. 12 दिन तक बेटा सोनू जो है ना वो टेम्परेचर रिकॉर्ड करता रहा मिडनाइट पर. Here are the results in order starting from the with the coldest. ये coldest ऑब्वियसली -6 डिग्री सबसे कम होता है, ठंडा ज्यादा होता है. 7 डिग्री ऑब्वियसली इसके मुकाबले में हॉटर होगा. फाइंड द रेंज ऑफ द टेम्परेचर. रेंज होता है बेटा मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू इज 7 minus minimum value is -6. So it becomes 7 plus 6. 13 over here. The median temperature is 1 degree. Find the value of T. देखो मीडियन कहते हैं मिड वैल्यू को. मिड वैल्यू किस तरह निकालते हैं? ये 12 डेज की वैल्यूज है ना, 12 वैल्यूज हैं यहां पर. तो मीडियन की पोजीशन निकालते हैं n+1/2 वाली पोजीशन. n means 12. It becomes 6.5 position, which means 6 and 7 position. तो आप मुझे बताओ 6 पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6. 6 पोजीशन पे वी हैव -1 और 7 पोजीशन पे वी हैव T. इन दोनों का एवरेज मीडियन होता है, यानी -1 + T/2 इज योर मीडियन. और मीडियन उसने दिया हुआ 1 डिग्री, तो इसको मैंने 1 डिग्री से इक्वेट कर दिया. 2 मल्टीप्लाई बाय 1 is 2. -1 जाके ऐड हो गया. T की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आ गई? 3 आ गई. ठीक है जी. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. It says Anna and Ria share some money in the ratio 5:9. Ria received $8 more than Anna. Work out the total amount of money that is shared. तो देखो बेटा आपके पास रिया के पास एना के मुकाबले में ज्यादा पैसे हैं. लेट्स से एना के पास x पैसे हैं, x डॉलर्स हैं, तो रिया के पास x + $8 हैं. एना का रेशो 5 है, रिया का रेशो 9 है. जिस रेशो में अमाउंट शेड हुई है क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें. 9 मल्टीप्लाई x 9x, 5 मल्टीप्लाई x 5x, 8 5 40. 9x - 5x कितना हो गया? 4x, which is equal to 40. x की वैल्यू वी गॉट 10 ओवर हियर. तो x की वैल्यू 10 आ गई. अच्छा x थोड़ी निकालना था. वर्क आउट टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज शेयर्ड. तो एना की अमाउंट थी x और रिया की अमाउंट थी x + 8. तो मैंने x की जगह तो $28 is the total amount that is shared between these two people here. Now in question number 6, AB and CD are parallel lines. EC and FB are parallel lines. देखो ये पैरेलल लाइंस यहाँ पे शो करा हुआ है, ABCD पैरेलल लाइंस एरो से शो करा हुआ है. और ये देखो ये आपस में BEC और FB are parallel lines. ये एंगल दे दिया 73 डिग्री. They are asking what is the value of x. तो देखो बेटा यहां पर
आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं। अगर दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करे, दैट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। दोनों पैरेलल लाइंस के साथ इस ट्रांसवर्सल लाइन का बेटा ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। दिस एंगल इज 73 डिग्री, और मैं इसका रीजन भी लिख रहा हूं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जरूरत नहीं है रीजन लिखने की, लेकिन ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर आपके पास, आप नोट डाउन करें बेटा, ये देखो जेड बन रहा है। ये 73 हो गया, मैं यहां पर भी मेंशन कर देता हूं इसे, इसको ठीक कर लेते हैं। देखो बेटा ये जेड बन रहा है, ग्रीन से देखो जेड बन रहा है। अगर ये वाई है तो बेटा ये भी वाई है। तो वाई की वैल्यू 180 माइनस 73 हो जाएगा। देखो वाई की वैल्यू 107, सम ऑफ एंगल इन अ लाइन इज 180 डिग्री, तो इसलिए वाई की वैल्यू 180 माइनस 73 कर दी मैंने। एंगल इन अ लाइन इज 180 डिग्री होता है ना। नाउ दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन में देखो कि आपसे क्या कह रहा है, डिस्क्राइब फुली सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल पी ऑनटू ट्राइंगल क्यू। कह रहा है ये पी से क्यू ट्राइंगल, आप बताएं कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है ये, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज दिस। तो देखो आपके पास जो शेप अपवर्ड पॉइंटेड थी, राइट साइड पॉइंटेड हो गई। तो ये शेप बेटा यूं रोटेट हो रही होगी। दिस इज द रोटेशन, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, ये रोटेशन हो रही है हमारे पास। दिस इज द रोटेशन, और ये है 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन। आपका ऑब्जेक्ट यूं रोटेट हो रहा है हमारे पास, जो अपवर्ड पॉइंट था वो राइट साइड पॉइंटेड हो गया। देख रहे हो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन है। दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज योर इमेज। तो ऑब्जेक्ट से एंगल स्टार्ट करा, इमेज पे जाकर लग गया, तो दैट्स कॉल्ड क्लॉकवाइज एंगल जो यहां पर लग बन रहा है। सेंटर क्या होगा इसका, तो देखो अगर ये यूं रोटेट हो रहा है ना, तो उसका सेंटर ऑफ रोटेशन यहां पर कहीं होगा। तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लो, लेट से। ये देखो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को बेटा मैंने यहां से ज्वाइन करा, सेंटर रोटेशन 0,0 आ रहा है। ये देखो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बराबर है, और ये देखो 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। तो यहां पर सेंटर ऑफ रोटेशन 0,0 हो गया यहां पर। सही है ना। वरना यू हैव अनदर मेथड दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड। इसमें आप अगर आप ऑब्जर्वेशन आपकी स्ट्रांग हो, तो आप इजीली आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बनाए बगैर, कोई कंस्ट्रक्शन करे बगैर, आप डायरेक्टली यहां पर बता सकते हो दिस इज सेंटर ऑफ रोटेशन। मैंने आपको बता दिया डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, और 90 डिग्री रोटेशन आपको पता चल रही है, तो यहां पर इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। आपको पता लग रहा है ना 90 डिग्री रोटेशन हो रही है, तो बेटा आपको यहां पर भी 90 डिग्री बनना चाहिए। शेप बी इज एन एनलार्जमेंट ऑफ शेप ए। द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट 5,5। देखो शेप बी इज एन एनलार्जमेंट ऑफ शेप ए है, शेप ए को इनलार्ज करोगे शेप बी बन जाएगी। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट 5,5 है, 5,5 कहां पर है, ये रहा 5,5। द एरिया ऑफ द शेप बी इज 27 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ड्रॉ शेप बी ऑन द ग्रिड। यार ग्रिड में शेप बी ड्रॉ करो। देखो शेप बी का एरिया 27 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। इनलार्जमेंट करने के लिए हमें स्केल फैक्टर चाहिए होता है और हमें सेंटर रोटेशन चाहिए होता है। तो सेंटर रोटेशन, सेंटर ऑफ लार्जमेंट चाहिए होता है। तो सेंटर ऑफ लार्जमेंट तो हमें पता है, लेकिन स्केल फैक्टर नहीं पता। हमने एक काम करा, हमने बोला शेप ए का एरिया निकालो। जिन्होंने शेप बी का एरिया दिया हुआ है ना, शेप एरिया ए का भी एरिया निकालो। शेप ए का एरिया कितना होगा बेटा? ये स्क्वायर का एरिया 1 × 1, 1 × 2, ये एरिया हो गया। तो टोटल एरिया बेटा आपके पास हो जाएगा 3। टोटल एरिया कितना हो जाएगा? यहां पर कितना एरिया हो जाएगा टोटल? 3 हो जाएगा। तो आपके पास शेप ए का जो यहां पर एरिया आ रहा है वो 3 आ रहा है। देखो बेटा हमारे पास स्केल फैक्टर निकालने के लिए इनलार्जमेंट में अगर आप इनके एरिया का रेशो, यानी इमेज के एरिया का रेशो ऑब्जेक्ट के एरिया के साथ लें और इसका स्क्वायर रूट ले लें, ये आपको स्केल फैक्टर निकाल के दे देगा। इमेज शेप बी है, इसका एरिया 27 है। ऑब्जेक्ट शेप ए है, इसका एरिया 3 है। ये हो जाएगा 9। 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 3 हो गया। ये स्केल फैक्टर आ गया आपके पास। अब आपने इसकी इलार्जमेंट करनी है। इस ए शेप की इलार्जमेंट करनी है। तो बेटा ए शेप के हर वर्टेक्स का डिस्टेंस आप निकालें। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस -2 -1। फिर देखो ये हो जाएगा -4 -1। फिर देखो ये हो जाएगा -4 -2। फिर देखो ये हो जाएगा -2 -3। फिर देखो ये हो जाएगा -3 -3। फिर देखो ये हो जाएगा -3 -2। अब इन सबको, इन सारे डिस्टेंसेस को बेटा स्केल फैक्टर 3 से मल्टीप्लाई करा दो। यानी यहां पर इसको मतलब है 3 स्केल फैक्टर 3 से मल्टीप्लाई करा दें। You'll get new distance over here, that is -6 -3 -12 -3 -12 -6 -6 -9 -9 -9 -9 -6। अब देखो सारे न्यू डिस्टेंस प्लॉट कर रहा हूं मैं अब। ये देखो ये -2 -1 था। अब ये देखो -2 -4 -6 -3 हो गया ये। अब ये डिस्टेंस -1 -2 -3 -4 -1 था। ये -5 -6 -7 -8 -9 -12 और ये देगा -3 यहां पर आ जाएगा। हर एक वर्टेक्स को देखो मैं मूव कर रहा हूं, -12 -6
सेंटर ऑफ रोटेशन से। ये -6 -9, ये देखो बेटा, सर आपने -9 माइनस -9। रखा हुआ, -10 पे रखा हुआ है। और -9 -6। अच्छा, ये पॉइंट्स में गलती हो रही है तो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। देखो ये वाला पॉइंट है -6 -3, दिस इज -6 -3, दिस इज -12 -3, दिस इज -12 -6। यहां पर आ जाएगा सेंटर ऑफ रोटेशन से बेटा पॉइंट देखने। दिस इज -6 -9, तो -6 going to be here, -9 and -9 is going to be here। और बेटा ये पॉइंट है -9 -6। मैं यहां से ही सेंटर ऑफ रोटेशन से देखूंगा, सेंटर अलार्जमेंट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6। आई एम गोइंग टू जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स। फाइनली थोड़ी लंबी कैलकुलेशन हो गई इसकी, बट दिस इज गोइंग टू बी द लार्ज इमेज। ये हमारे पास शेप बी निकल कर आ गई। ठीक है ना। सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से न्यू डिस्टेंस प्लॉट करना है, याद रखिएगा। सेंटर ऑफ लार्जमेंट से ये न्यू डिस्टेंस सेंटर ऑफ लार्जमेंट से देखना है, यहां से नहीं देखना है, सेंटर ऑफ लार्जमेंट से देखना है। राइट डाउन 0.00493 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बेटा डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे जाना चाहिए, 4.93। जितना डेसिमल आगे जाएगा बेटा उतना 10 की पावर में नेगेटिव में इंक्रीमेंट होगा, 10 की पावर -3 हो जाएगी। 3 स्टेप आगे गया ना, 4.93 10 टू पावर -3 हो गया। इवेल्युएट, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म मल्टीप्लीकेशन। तो आप बेटा नंबर को नंबर से मिला कराओ, 4 2 8 और 10 की पावर 9 मिल रहा है, 10 की पावर -2, तो बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 10 की पावर 9 -2 7 हो जाएगा। राइट 180 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए बेटा हम क्या करेंगे, 180 को सबसे लोएस्ट फैक्टर से डिवाइड कराएंगे। 290 is 180, 245 is 90। अभी 2 से जानी जरा, कैंसिल नहीं हो रहा। 3 15 is 45, 3 5 is 15, and then 5 1 is 5। So it is going to be written as 2 square in the index form into 3 square into 5. This is going to be a product of prime factors over here. Express as product of their prime factors। ये नंबर्स को उनके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिए यहाँ पर इन्होंने। यहाँ पर तो नंबर पता ही नहीं है, लेकिन उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके दी हुई है। और फैक्टर में वैसे भी एक के फैक्टर नहीं पता, जो के है हमारे पास, और इस के की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, इन्होंने बता दिया। कह रहा है 180 इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 36 एंड n। कह रहा है 180 इन दोनों का एलसीएम है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम एलसीएम निकालते किस तरह है, याद रखें, कॉमन अनकॉमन फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। अब देखो, अगर मैं लिखता हूं 36, ये 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, और मैं लिखता हूं n, और ये है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू के।
इनका एलसीएम क्या है 180, इनका एलसीएम क्या है 180, और 180 के फैक्टर्स क्या है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। अब आप देखो यहां पर कॉमन फैक्टर 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहां पर देखो 2 स्क्वायर लिखा हुआ है, कॉमन फैक्टर विद द हाईएस्ट पावर। कॉमन फैक्टर 3 है, इन दोनों की हाईएस्ट पावर कौन सी है 2 है, तो यहां पर देखो एलसीएम में 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है ये। अब के की वैल्यू ऐसी क्या रखें कि बेटा मेरा एलसीएम भी आ जाए, मेरे एलसीएम भी यही रहे, एलसीएम में भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और साथ साथ में के भी ग्रेटर देन 3 हो। तो मतलब के की लो आप 5 रख दें, अगर के की जगह यहां पर 5 हुआ ना, तो 5 एक अनकॉमन फैक्टर है, और इसकी हाईएस्ट पावर भी 1 है, तो देखो एलसीएम में 5 की पावर 1 आ जाएगा। हमारा एलसीएम डिस्टर्ब नहीं हुआ ना, जो हमारा एलसीएम दिया हुआ था। अगर मैं अब इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालूंगा तो यही आएगा, कॉमन फैक्टर विद द हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर विद द हाईएस्ट पावर, अनकॉमन फैक्टर विद द हाईएस्ट पावर। तो अगर के किलो में 5 रख दूंगा यहां पर, तो मेरे एलसीएम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आई एम गोइंग टू राइट के एस 5, ये 5 3 से बड़ा भी है, और इससे मेरे एलसीएम में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सो आई एम गोइंग टू कंसीडर दिस 5 एज द वैल्यू ऑफ के। नाउ by adding each number correct to one significant figures, so 1240 को, 3.8 को, 11.2 को वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिखो। तो पहली सिग्निफिकेंट फिगर बेटा 1240 में 1 है, इसके बाद नंबर क्या लिखा हुआ है 2, तो बेटा 1 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, नंबर 5 से छोटा है, तो बेटा 1 एज इट इज रहेगा, और 2 की जगह 0, 4 की जगह 0, 0 की जगह 0। पहली सेकंड फिगर कौन सी है 3, 3 के बाद नंबर 5, ये 5 से बड़ा है, हाँ से बड़ा है, तो बेटा 3 में 1 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और 8 क्योंकि डेसिमल के बाद लिखा हुआ है, तो वैसे तो 0 लिखना चाहिए यहां पर, लेकिन हम लिखते नहीं है, डेसिमल के बाद वाले 0 हम लोग यहां पर नहीं लिखते। पहली सिग्निफिकेंट बेटा हमारे पास 1 है यहां पर, इसके बाद नंबर 5 से छोटा नंबर लिखा हुआ है, तो इस 1 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ये 1 एज इट इज रहेगा। इस 1 की जगह 0 लिख देंगे, और 2 की जगह 0 लिखते हैं, लेकिन डेसिमल के बाद की वैल्यूज हैं, इसलिए हम इसको नहीं लिखते, डेसिमल के बाद वैल्यूज नहीं लिखते। अब देखो हम क्वेश्चन में 1240 की जगह 1000 लिखा, 3.8 की जगह 4 लिखा, 11.2 की जगह 10 लिख दिया, फिर स्क्वायर रूट। अब देखो बेटा यहां पर 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 400 का स्क्वायर रूट, 400 का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और डबल 0 का स्क्वायर रूट सिंगल 0 हो जाता है। Solve the inequality. We have to find out this m value. तो देखो 8 plus 13, coefficient of m should be positive. Inequality में coefficient of m should be positive. 8 plus 13 is 21. ये m is less than 21 by 7. That is m is less than equal to 3. बेटा ये आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा, सॉल्व कर दिया मैंने। Now in this question we have to solve them simultaneous equations. 5x plus 4y equal to 14, 3x minus 2y equal to 15. We need to find out the value of x and y. You can use elimination method, you can use substitution method. मैं elimination method कर रहा हूं यहां पर, मैं y को एलिमिनेट करवाना चाह रहा हूं, तो y का कोफिशिएंट यहां पर 4 है, मैं इसको भी 4 बना देता हूं, मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूं, पूरी इक्वेशन को, नॉट जस्ट वन टर्म, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाय 2। तो बेटा ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 3 जा 6x, 2 2 जा 4y, 2 15 जा 30, यानी हमारे पास अब दो इक्वेशंस हैं। अब इन दोनों इक्वेशन में देखो, अगर मैं y को इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा, तो 5x प्लस 6x कितना हो गया 11x,
प्लस 4y माइनस 4y 0, 14 प्लस 30, तो बेटा ये हो जाएगा 34। ठीक है, मैंने ऐड कर लिया इनको। मैंने 34 गलत लिख दिया है, इट इज 44। एक्स की वैल्यू 4 आ रही है, गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स। बेटा आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को पिक करा, -20 इज -6, y की वैल्यू -6/4, we got the value of x and y. A list of 8 numbers has a mean of 12. The first 5 numbers have a mean of 9. देखो मीन का फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूं, दैट इज सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। याद रखें मीन को नंबर ऑफ वैल्यूज से मल्टीप्लाई करा दें। अच्छा मैं इसको ना जरा एक्स और एन की फॉर्म में लिख रहा हूं, सम ऑफ वैल्यूज को यानी एक्स आर दी वैल्यूज, सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो मीन को जब भी नंबर ऑफ वैल्यूज से मल्टीप्लाई कराते हैं तो सम ऑफ वैल्यूज आ जाता है। तो यहां पर मीन को 8 नंबर्स है, मीन को 8 से मल्टीप्लाई करा दिया तो सम ऑफ वैल्यूज आ गया। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 8, 12 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 96। ये 8 वैल्यूज का सम है, देयर आर 8 वैल्यूज, उनका सम है ये, एंड देयर आर 5 वैल्यूज, उनका मीन है 9। 9 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 4 वैल्यूज का सम 5 वैल्यूज का सम आ गया 45। तो ये याद रखिएगा, ये 8 वैल्यूज का सम है और बेटा ये 5 वैल्यूज का सम है। फाइंड द सम ऑफ रिमेनिंग 3 नंबर्स। बेटा इन 8 वैल्यू सम में से इन 5 वैल्यूज का सम माइनस कर दो, 96 माइनस 45, ये 51 हो जाएगा। ये बाकी 3 नंबर्स का सम निकलकर यहां पर आ जाएगा। Okay, so the next question over here is, it's from the locus loci chapter. Measure the angle ABC. We need to measure this angle over here. तो मैंने एक रफ सी डायग्राम बनाई है, ऑल्दो इट इज नॉट गोइंग विद द एग्जैक्ट एंगल। मैं सिर्फ बताने के लिए कि किस तरह एंगल नोट डाउन करते हैं, हमें इधर एंगल नोट डाउन करना है। तो देखो आप किसी भी एक लाइन के साथ अपना जीरो ओवरलैप करें। नाउ दिस यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर एंगल फ्रॉम हियर। ये हुआ 10 डिग्री। देखो ब्लैक वाले एंगल्स देखो, क्योंकि ब्लैक वाला जीरो मैच कर रहा है। 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। 50.1, 51 आ रहा है आंसर। अब ये मेरा एस्टिमेटेड आंसर है, मेरा एग्जैक्ट आंसर नहीं है। मुझे नहीं पता यहां पर क्या आ रहा होगा, आप इसको मेजर करेंगे। सही है ना? तो ये आपके पास लेट से 51 आ रहा है, तो मैंने अभी यहां पर 51 ही लिख दिया। सही है। देन दे आर सेइंग पार्ट बी यूज कंपास ऑन अ स्ट्रेट एंड स्ट्रेट एजेस ओनली कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी। अब एसी वाली लाइन विच इज दिस वन, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो बेटा हम कंपास को लेते हैं, इसकी हाफ लेंथ से ज्यादा ओपन कर लेते हैं। देखो इसकी ये समझो अराउंड जो भी लेंथ हो, इसकी हाफ लेंथ से, देखो मैंने हाफ से ज्यादा इसको ओपन अप करा। मैंने यहां पर आग ड्रॉ करी। मैं नीचे ड्रॉ करी, आर्क लेंथ को नहीं छोड़ना हमें। वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस आर्क्स। आफ्टर ड्रॉइंग दिस आर्क देखो हमारे पास ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी बन जाएगा।
AC बन जाएगा. On the diagram, shade the region inside the triangle ABC that is nearer to A than C. Nearer to A than C का मतलब क्या है? ये जो आपने, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक रफ सी डायग्राम बना लेते हैं. देखो बेटा, ये पूरा पोर्शन नियर टू ए देन सी है. सी के मुकाबले में ये पूरा नियर टू ए है. मोर देन 6 सेंटीमीटर फ्रॉम बी. बी से मोर देन 6 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? एक पॉइंट से बेटा, अगर आप एक पॉइंट से कोई चीज कंस्ट्रक्शन करनी है, दैट इज दी सर्कल. मोर देन 6 सेंटीमीटर फ्रॉम सी का मतलब है आप यहां पर 6 सेंटीमीटर की आर रखेंगे और सर्कल ड्रॉ कर लेंगे. ऑल तो मेरा थोड़ा सा वो है, जैसा आप यूं करके ड्रॉ कर लेंगे सर्कल. मेरा एग्जैक्ट डायग्राम तो नहीं है यहाँ पर, तो आपने बस यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है, जिस तरह मैंने अभी ड्रॉ करा हुआ था. लेट से वो कुछ यूं ड्रॉ हो जाएगा. सही है ना? तो अब देखो, वी हैव टू शेड द रीजन जो कि नियर टू ए देन सी हो. वी आर इंटरेस्टेड इन द होल रीजन, बट वी आर इंटरेस्टेड मोर देन 6 सेंटीमीटर फ्रॉम बी. इस सर्कल के बाहर हो, इस सर्कल के अंदर ना हो, इस सर्कल के बाहर हो. वी आर गोइंग टू शेड दिस रीजन ओवर हियर. ये देखो, ये रीजन में शेड करूंगा, दैट इज नियर टू ए देन सी और मोर देन 6 सेंटीमीटर फ्रॉम बी है. बी से 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस से ज्यादा है. इट्स बेटर कि आप इसको भी डॉटेड ही बनाएं. ठीक है ना? दिस हाउ. अगर नहीं भी बनाएंगे खैर डॉटेड इसको, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, बट इट्स गुड कि आप मोर देन को शो कर रहे हैं, तो आप ऑन द सर्कल शो नहीं कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 15 says the second term of the linear sequence. Linear sequence मतलब जिसका डिफरेंस सेम हो थ्रू आउट इज 28. सेकंड टर्म 28 है. द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 16. कह रहे हैं फिफ्थ टर्म 16 है. फाइंड द फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म एंड द फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस. कह रहा है फर्स्ट टर्म निकाल के दिखा दें, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म निकाल के दिखा दें. दे वांट दिस, दिस एंड दिस ओवर हियर. देखो, सबसे पहले तो एक बात को समझो, अगर ये लीनियर सीक्वेंस है ना, तो इन दोनों, इन टर्म्स के दरमियान डिफरेंस सेम होगा. ये डिफरेंस सेम होता है. ठीक है? आपके पास यहां पर टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है ये सेम होता है. ये इसको हम डी कह रहे होते हैं. ये सेम होता है हमारे पास थ्रू आउट. अब देखो मैंने करा क्या, मैंने बोला देखो, अगर मैं सेकंड टर्म और फिफ्थ टर्म का डिफरेंस लेता हूं, दैट इज 16 माइनस 28. तो 16 माइनस 28 हो जाता है, इट इज -12. तो ये -12 जो डिफरेंस है वो इन तीन डीज में बढ़ जाएगा. इन तीन डीज में डिवाइड हो जाएगा. 3 टाइम्स डी बराबर हो जाएगा -12 के. तो बेटा यहां से डी की वैल्यू क्या, कितनी आ रही है? -4 आ जाएगी. डी -4 आ गया आपके पास. अब देखो बेटा, यहां पर अगर आप किसी सीक्वेंस में ना, किसी लीनियर सीक्वेंस में आगे जाना चाहते हैं,
तो डिफरेंस ऐड करवा लें, तो 28 प्लस -4 24 हो जाएगा। तो आपकी थर्ड टर्म 24 आ जाएगी। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं 24 प्लस -4, 24 प्लस -4 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 20 आ जाएगी यहाँ पे। तो आपके पास थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म आ गई 24 एंड 20। और बेटा अगर आपको सीक्वेंस में किसी लीनियर सीक्वेंस में पीछे जाना हो, जैसे 28 से मुझे सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म में जाना है, तो आप सब्ट्रैक्ट करा दो -4। सब्ट्रैक्ट -4 का मतलब है माइनस माइनस प्लस, यानी 28 प्लस 4 इज 32। तो बेटा आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी 32। और वैसे भी अंदाजा लगा रहे हो आप, डिफरेंस 4 का आ रहा है, सीक्वेंस डिक्रीज हो रही है, तो ये 28 है तो इससे पहले 32 होगा, तभी तो सीक्वेंस में 28 आएगा डिक्रीज होने के बाद। तो दीज आर योर टर्म्स, फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म। These are first five terms of the different sequence। कह रहा है एक और डिफरेंट सीक्वेंस की फर्स्ट फाइव टर्म्स मैंने आपको दे दी, कह रहा है इसकी nth टर्म निकाल के दिखा दो। देखो जब भी मैं कोई सीक्वेंस देखता हूं ना, तो सबसे पहले इनके दरमियान डिफरेंस देखता हूं। 3 माइनस 9 माइनस 3 इज 6, 16 माइनस 9 इज 10, 33 माइनस 19, तो 33 माइनस 19 करते हो तो ये हो जाता है 14। ये 18 हो गया। अब डिफरेंस का भी डिफरेंस क्या है, डिफरेंस का डिफरेंस मैंने निकाला 10 माइनस 6, 40 माइनस 10, 80 माइनस 4। डिफरेंस का डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है सर, डिफरेंस का डिफरेंस आ रहा है आपके पास 4 आ रहा है। तो बेटा कभी भी डिफरेंस का डिफरेंस सेम आए, देखो फर्स्ट डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, लेकिन डिफरेंस का भी डिफरेंस सेम आ रहा है, तो बेटा ऐसी सीक्वेंस को हम लोग क्वाड्रेटिक सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस कहते हैं। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस में nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो दो फॉर्मुलाज होते हैं मोस्ट कॉमनली, जो सबसे, आप वीडियो जाकर देख लीजिएगा, मैंने दोनों फॉर्मूला डिस्कस करे हुए हैं आपके पास। तो देखो आपके पास ये मोस्ट कॉमनली आजकल यूज कर रहे हैं बच्चे, टी एन इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। अब इसमें ए बी सी की वैल्यूज क्या है, व्हाट आर दी वैल्यूज ए बी एंड सी। तो बेटा याद रखें, ये जो डिफरेंस और डिफरेंस होता है ना, इसे हम कहते हैं 2a, यानी ये 2a बराबर है 4 के, a की वैल्यू 2 आ गई। ये जो 6 लिखा हुआ है ना, वेरी फर्स्ट डिफरेंस, इसका हम रखते हैं बेटा 3a प्लस बी। बी की जगह 0 आ गया। वेरी फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी के बराबर रखते हैं इसको। तो a की जगह 2, b की जगह 0, c की वैल्यू 3, c की जगह c रख देंगे, 3 माइनस 2 1, c की वैल्यू 1 आ गई। तो बेटा आपके पास n टर्म यहां पर क्या हो जाएगी, टी एन इक्वल टू a 2n स्क्वायर, 0 मतलब n 0 हो जाता है, c की जगह 1 लिख दिया, 2n स्क्वायर प्लस 1 इज गोइंग टू बी योर n टर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। ठीक है, देखो बेटा वर्क आउट द वैल्यू ऑफ t व्हेन p इक्वल टू 40। देखो मैंने p की जगह 40 रखा, 40 माइनस 4 इज 36, 36 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने +6 लिख दें, प्लस माइनस 6 लिख दें। रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक p एज अ सब्जेक्ट, p को सब्जेक्ट बनाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, हो गया टी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, टी स्क्वायर बराबर हो गया p माइनस 4 के।
तो टी स्क्वायर प्लस 4 बराबर हो गया पी के, पी को मैंने रेजिडेंट में रहने दिया, तो टी स्क्वायर प्लस 4 इज द वैल्यू ऑफ पी। हमारे पास पी सब्जेक्ट बन गया। ओके जी, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17 द हाइट ऑफ द 80 प्लांट्स वर मेजर्ड, द टेबल शोज द रिजल्ट, ड्रॉ द कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम फॉर दिस टू शो दिस इंफॉर्मेशन। देखो बेटा, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम जब भी बनानी होती है ना, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी प्लॉट नहीं होती, यहाँ पर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट होती है वाई एक्सिस पर, ठीक है ना। और यहाँ पर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होनी चाहिए, नहीं हो तो आपको निकालनी आनी चाहिए, और अगर गिवन हो तो दैट्स मोर गुड। सो दिस एच इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर जो लिखा हुआ है दिस इज योर एक्स वैल्यू एंड दिस इज गोइंग टू बी योर वाई वैल्यू। यानी आपने जो पॉइंट प्लॉट करना है वो यूं प्लॉट करना है, दिस इज 2,4, this 4 is going to be your x value and this 18 is going to be your y value. This 6 is going to be your x value, this 42 is going to be your y value. 8, 60, 10, 72, 12, 80। ठीक है ना। सबसे पहले तो आप ये बात समझ लें। सेकेंडली देखो बेटा, एक्स एक्सिस में आपको ये ना स्मॉल स्मॉल बॉक्स कितने यूनिट के बराबर है ये पता होना चाहिए। वाई एक्सिस में स्मॉल बॉक्स कितने यूनिट के बराबर है ये आपको पता होना चाहिए। सर कैसे निकालेंगे? What is the value of one box over here? So x एक्सिस में आप देखो कितने यूनिट का डिफरेंस है, हर 10 बॉक्स के बाद 2 यूनिट का डिफरेंस है। सो द डिफरेंस डिवाइड बाय 10 बॉक्सेस इट बिकम 0.2 है, तो एक टाइनी स्मॉल बॉक्स 0.2 के बराबर है। y एक्सिस में आप देखो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस देखो हर 10 बॉक्स के बाद 20 का डिफरेंस है, तो देखो डिफरेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो इट इज गोइंग टू बी 2 हियर। यानी एक टाइनी स्मॉल बॉक्स 2 यूनिट के बराबर है। ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, एंड सो ऑन। अब देखो अगर ये पता चल जाए तो इससे काम थोड़ा आसान हो जाता है। अब मुझे 2,4 प्लॉट करना है, तो x वैल्यू इज 2, y वैल्यू इज 4। तो देखो हम क्रॉस चेक करेंगे, देखो x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 4, ईच टाइनी स्मॉल बॉक्स ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो देखो सेकंड बॉक्स पर जाकर मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं, दिस इज गोइंग टू बी योर 2,4 पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज 4,18। 4 के बाद 20 के नीचे एक बॉक्स, देखो एक बॉक्स 2 यूनिट्स के बराबर है ना, तो 20 के बाद एक बॉक्स नीचे गया, 2 यूनिट नीचे गया, तो 18 पर आ गया मैं। 6 पे 42, तो देखो 6 पे यहां पर 42 है, पे 8 पे 60, 8 पे 60 मैंने प्लॉट कर दिया, 60 तो डायरेक्टली पता भी चल रहा है। देन 10 पे 72, देखो ये 10 आ गया, ये 60 है, ये 70 होगा, 80 और 60 के बीच में। 70 के बाद एक बॉक्स 72, 12 पे 80, नाउ द लास्ट थिंग 12 पे 80। यू गोना यूज दिस रफ हैंड स्केचिंग हियर। आप पेंसिल को जरा पीछे से पकड़ें, होल्ड अप करें इसको। जहां आपको लगे यार थोड़ा सा ग्राफ सही नहीं बन रहा, तो आप पेंसिल को उठा लें, तो वहीं से स्टार्ट करें, और फिर देखो मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ 0,0 से। सही है ना। ये मेरा क्योंकि स्क्रीन थोड़ी स्लिपरी है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे थोड़ा सा आपको जिग जिग लग रहा होगा यहाँ पर, यहाँ पर तो आपका नहीं होना चाहिए। आपका कैसा होना चाहिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आपका कैसा होना चाहिए, आपका कुछ इतना क्लियर होना चाहिए।
ठीक है, नाउ दे आर आस्किंग यू अच्छा बेटा, यूज योर डायग्राम टू फाइंड एन एस्टिमेट फॉर द इंटरक्वार्टाइल रेंज। कह रहा आप इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालें। तो इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होगी बेटा? देखो Q1 बराबर होता है, इंटरक्वार्टाइल रेंज में Q1 और Q3 निकालते हैं। सो Q1 की पोजीशन निकालते हैं। Q1 की पोजीशन क्या है? 1/4 ऑफ टोटल वैल्यू दैट इज 80। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 80 है। इसका 1/4 निकालें, दैट इज 20। Q3 क्या है? 3/4 ऑफ 80। तो 3/4 ऑफ 80 क्या है? 60 है। अब देखो Q1 की वैल्यू नहीं पता, ये सिर्फ पोजीशंस निकली हैं। दीज आर नॉट वैल्यूज, ये पोजीशंस हैं। अब देखो 20 के अगेंस्ट मैंने यहां पर वैल्यू चेक करी। व्हाट इज अ वैल्यू अगेंस्ट 20? ग्राफ में जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज समवेयर अराउंड 4.2 या 4.1 कर लें आप, बिल्कुल एग्जैक्ट तो ये नहीं बनेगा, किसी का डिफर कर सकता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर लूं, मिड पे कर लूं, तो ये एक बॉक्स ये 0.2 के बराबर है, यानी ये बॉक्स यहां पर हो जाएगा 4.2 है। तो 4.2 और 4.0 के दरमियान 4.1 होता है। तो Q1 वैल्यू इज 4.1 है। व्हाट इज Q3 वैल्यू? Q3 वैल्यू देखो यहां पर हमारे पास है 60 के अगेंस्ट वैल्यू क्या आ रही है? ये 8 आ रही है। इनका डिफरेंस Q3 माइनस Q1, तो 8 माइनस 4.1 इज गोइंग टू बी 3.9। तो 3.9 अप्रोक्सीमेटली सबका यही करीब करीब आंसर आएगा। योर इंटरक्वार्टाइल रेंज है। नाउ दे आर आस्किंग प्लांट्स आर सोल्ड व्हेन दे आर टॉलर देन h सेंटीमीटर। यानी कुछ प्लांट्स की अगर ये लेंथ हो h सेंटीमीटर लेंथ हो, तो उससे उससे ज्यादा लेंथ हो तो वो सोल्ड आउट हो जाते हैं। 28 ऑफ दीज प्लांट्स आर सोल्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। अब देखो 28 प्लांट सोल्ड आउट हो गए, तो देखो बेटा यहां पर आपके पास दिस इज द कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस इज नॉट द फ्रीक्वेंसी है। और यहां पर हाइट ऑफ द प्लांट यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है। यहां पर हाइट ऑफ द प्लांट ज्यादा है। तो बेटा यहां पर आपके पास 28, मैं यहां से 28 देखूंगा कि यहां से 28 प्लांट्स कितने हैं। ये देखो यहां से 28 की वैल्यू देखूंगा मैं। 80 के बाद, 80 से पहले 28, 80 माइनस 28 करूंगा, तो आई एम गोइंग टू गेट 52 हियर। तो देखो यहां से अगर मैं वैल्यू देखता हूं 80 माइनस 28, आई विल गेट द वैल्यू 52 हियर, यानी यहां तक। ये वो प्लांट्स हैं जो सोल्ड आउट हो चुके हैं। यानी अगर मैं यहां से बनाऊं ग्राफ, ये वो प्लांट्स हैं जो सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो इनमें मिनिमम हाइट वाला कौन सा है? ये देखो इसमें मिनिमम हाइट वाला है 7 सेंटीमीटर। मिनिमम हाइट इज 7 सेंटीमीटर। तो देखो यहां पर 7h की वैल्यू 7 सेंटीमीटर होगी, यानी जिस प्लांट की हाइट 7 मीटर से 12 है, 7 मीटर से टॉलर है, बेटा वो हाइट वो प्लांट क्या हो जाएगा? बिक जाएगा। तो यहां पर बेटा 7 सेंटीमीटर से ऊपर की लेंथ वाले हैं सारे। तो देखो मैंने यहां से देखा दिस 80 ओवर हेयर एंड दिस इज 50 ओवर हेयर, तो ये जगह 52। तो 80 माइनस 28 करा, आई गॉट 52। ये वो फ्रीक्वेंसी है, ये वो प्लांट्स हैं जो कि बेटा बिक चुके हैं, जो बिक जाएंगे, जो सोल आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी हाइट बेटा ज्यादा है बाकियों से। तो मैं ऊपर से देखूंगा 52 लेंथ वाले कितने हैं, यहां से देखूंगा 28 प्लांट्स कौन से हैं हमारे पास, यहां से नहीं देखूंगा।
अगर बेटा मैं 80 में से, दिस इज 82, 80 ओवर हियर, तो दीज आर दी 28 दीज आर दी 28 प्लांट्स जिनकी हाइट ज्यादा होगी, जिन पे वो फोकस कर रहा है, जिन पे वो चाह रहा है कि वे बिक जाएंगे। 28 ऑफ दीज प्लांट्स आर सोल्ड। तो बेटा इनकी ये 28 प्लांट्स है जो कि सोल्ड आउट होगा क्योंकि इनकी हाइट ज्यादा है। सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है? 7। तो 7 मेडिसिन इतनी ज्यादा होगी बेटा, ये सोल्ड आउट हो जाएंगे। तो मिनिमम वैल्यू वो चाह रहा था एच सेंटीमीटर से ज्यादा वैल्यूज होंगी, एच सेंटीमीटर से ज्यादा उनकी लेंथ होगी, तो सोल्ड आउट हो गया, एच किलो 7 हो गई। Now in question number 18, they're saying the diagram shows the speed time graph of the part of the journey of two cyclists A and B. दो साइक्लिस्ट की जर्नी है, एक साइक्लिस्ट बी है, एक साइक्लिस्ट ए है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट ए ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 सेकंड्स। देखो ये स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ में बेटा ग्रेडियंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब आपके पास यहां पर स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन निकालनी है मुझे। तो एक्सेलरेशन बेटा यानी ग्रेडियंट निकालना है मुझे। तो बेटा ये पॉइंट आपके पास क्या है? 20,7 और ये पॉइंट है 0,1। तो ग्रेडियंट निकालो या एक्सेलरेशन निकालो, यहां पर बात एक ही है, दैट इज y2 माइनस 7, 7 माइनस 1 अपॉन x1 माइनस x1। तो 2 3 जा 6, 2 10 20, 3/10 यानी 0.3 is going to be your acceleration over here. 0.3 meter per second square is going to be your acceleration here or the gradient. अब देखो यहां पर find which cyclist travel further in the first 20 seconds and how many meters. देखो यहां पर कितना ट्रेवल किया गया है वो पूछा जा रहा है। फाइंड विच साइक्लिस्ट ट्रेवल फर्दर इन द फर्स्ट 20 सेकंड। ये फर्स्ट 20 सेकंड्स का डेटा है। कितने किसने सबसे ज्यादा ट्रेवल करा है, कितने सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा है। पहले तो आपने वो निकालना है, यानी डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस स्पीड डायग्राम में किससे निकालते हैं बेटा? एरिया अंडर दिस ग्राफ। इस ग्राफ के अंडर जितना भी एरिया है ना साइक्लिस्ट बी का, दैट इज द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है। अब देखो ये आपके पास, मुझे अगर इसका एरिया निकालना है साइक्लिस्ट बी का, तो साइक्लिस्ट बी का एरिया बेटा बहुत इजी निकल सकता है। एरिया अंडर दिस ग्राफ, ये एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया किस तरह निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ 20 है और ब्रेथ 5 है। तो साइक्लिस्ट बी की अगर हम बात करें तो 20 इंटू 5 दैट इज 100 मीटर। और साइक्लिस्ट ए की अगर हम बात करें, ये देखो, तो बेटा ये ट्रेपेजियम बन रहा है, देखो ये ट्रेपेजियम बन रहा है, ये देखो। ट्रेपेजियम कैसे बन रहा है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब देखो सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब क्या है? ये 1 है, ये लेंथ हमारे पास क्या है? 1 है ना, और ये लेंथ 20 है और हाइट 20 हो गई। ये लेंथ हमारे पास 7 है, सॉरी।
दिस लेंथ इज 7 और ये 20 है। तो जो ट्रेपीजियम का एरिया होगा वो साइक्लिस्ट बी का डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा, ए का डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा हाफ sum of parallel side 1 plus 7 into 20, 1 plus 7 8, 8 divided by 2 is 4, 4 multiplied by 20 is 80। तो साइक्लिस्ट बी ने ज्यादा ट्रेवल करा, तो हम लिखेंगे साइक्लिस्ट बी ट्रेवल फर्दर बाय, कितना ज्यादा ट्रेवल करा, 20 मीटर ज्यादा ट्रेवल करा, क्योंकि साइक्लिस्ट ए ने बेटा 80 मीटर ट्रेवल करा और साइक्लिस्ट बी ने 100 करा, तो ऑब्वियसली साइक्लिस्ट बी ने ज्यादा ट्रेवल करा, कितना ज्यादा ट्रेवल करा, 20 मीटर ज्यादा ट्रेवल करा। Now in question number 19 they are saying express a single fraction in its simplest form। इसको सिंगल फ्रैक्शन में बनाना है, कोई सॉल्विंग नहीं करनी, कोई एक्स की वैल्यू निकालनी नहीं है, सिंगल फ्रैक्शन बनाना है आपने। तो देखो 8 4 और 16 का एलसीएम लो, 8 4 और 16 का एलसीएम होता है 16। तो देखो 8 को किससे मल्टीप्लाई करें 16 आएगा 2 से, तो न्यूमरेटर को देखो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। 4 को किससे मल्टीप्लाई कराएं 16 बनेगा 4 से, तो देखो मैंने न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करा दिया। 16 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 आएगा, तो 1 को भी -5x को भी 1 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो -5x ही रहेगा ये तो। 2 मल्टीप्लाई x 2x, 2 2 1 2, 4 3 12x, 12x plus 12, 2 plus 12 is 14, 14 minus 5 is 'this is going to be a single fraction। ये बेटा आपके पास सिंगल फ्रैक्शन निकल कर आ गई। नाउ इन क्वेश्चन में 20 दे आर सेइंग टू फैक्टराइज इट। फैक्टराइज किस तरह करते हैं बेटा, फैक्टराइजेशन का पहला रूल है कॉमन लेना। तो क्या चारों में कुछ कॉमन है, नहीं सर चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप बेटा पेयरिंग कर लें, पेयर में कॉमन लें। आपने शुरू की दो टर्म्स में कॉमन लिया सी, और एंड की दो कॉमन में लिया कॉमन -3। देखो यहां पर सी कॉमन आ रहा है शुरू की दो टर्म्स में, तो ये बच गया 2d प्लस ई। यहां पर -c कॉमन आ रहा है, ये हो रहा है 2d प्लस ई। तो 2d प्लस ई और c -3 बेटा आपके पास दोनों ब्रैकेट्स आ गए, ये फैक्टराइज फॉर्म आ गई। Now in part B it says, again it is a factorized question in part B। Factorization में सबसे पहले you need to check the common। Is there anything common in these two terms? Yes sir, we have common 3। So v square minus 90 square is in the bracket। 3 as it is रहा, 390 स्क्वायर को मैंने 3d लिख दिया, 3d का होल स्क्वायर लिख दिया। अब ब्रैकेट के अंदर देखो v माइनस 3d, v प्लस 3d, ये ब्रैकेट्स आ गए आपके पास। तो आपके पास बेटा 3 इंटू 3 माइनस v माइनस 3d, ये देखो मैंने पहले कॉमन लिया, उसके बाद फॉर्मूले वाली फैक्टराइजेशन कर ली यहां पर। वी गॉट 2 ब्रैकेट्स हियर, देखो ये पूरी फैक्टराइजेशन हो गई। ये ब्रैकेट देखो, ये क्वेश्चन फैक्टराइज मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, ये फैक्टराइजेशन हो गई हमारे पास। Then in question number 21, a mensuration question, the diagram A shows a sector of a circle central D, D is the center, and radius 3y by 4 centimeter। The obtuse angle EDF is 6 centimeter, ये obtuse angle दिया हुआ है यहाँ पर। Diagram B shows the sector of the circle, center P over here, and radius y centimeter। The sector angle is x centimeter, x degree over here। The length of the major arc EF
ये मेजर आर्क है EF, इसकी लेंथ कह रहा है इज 9 टाइम्स द लेंथ ऑफ द आर लेंथ QR, कह रहा है इसकी 9 टाइम्स है, यानी आर्क लेंथ ऑफ EF 9 टाइम्स द लेंथ ऑफ आर्क लेंथ ऑफ QR। ये इसने एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, कह रहा है एक्स की वैल्यू 20 निकाल के दिखा दो, ये रिलेशनशिप है। तो देखो आर लेंथ ऑफ EF कैसे निकालूंगा? आर लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2πr, ये फॉर्मूला होता है। दोनों के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा क्योंकि दोनों में आर्क लेंथ मालूम करनी है मैं। तो मैंने यहां पर आर्क लेंथ के लिए बेटा थीटा चाहिए, थीटा इज दिस एंगल ओवर है। तो देखो 360 माइनस 6x, ये आपके पास इसका एंगल आ जाएगा। आई एम गोइंग टू यूज द आर्क लेंथ फॉर्मूला 360 माइनस 6x अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2πr। इसका रेडियस देखो क्या है हमारे पास, देखो इसका रेडियस है 3/4y। is equal to 9 times the length of QR, length of QR। अब x अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2πr, इसका रेडियस y है, देखो इसका एंगल x है, इसका रेडियस y है। तो इसकी आर लेंथ निकालने के लिए एंगल डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2πr, r इज द रेडियस व्हिच इज y। तो हमने इस रिलेशनशिप में आर लेंथ ऑफ EF निकाला, आर लेंथ ऑफ QR निकाला, इसको यहां पर पुट कर दिया देखो मैंने। अब वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x है व्हिच शुड बी 20 है, x की वैल्यू 20 आनी चाहिए यहां पर। अब वो कैसे आएगी? अब देखो इसकी सिंप्लीफिकेशन हमें बड़े आराम से करनी होगी, बहुत देख कर करनी होगी। देखो सबसे पहले तो ये समझो कि सिंप्लीफाई फॉर्म में, चलो एक स्टेप में और इंक्रीज कर देता हूं। दिस इज न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर 3y मल्टीप्लाई बाय 2π मल्टीप्लाई बाय 360 माइनस 6x। ये कोई इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं है। दिस इज 4 मल्टीप्लाई बाय 360, मैंने सिंगल फ्रैक्शन में लिख दिया इसको। दिस इज 9 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 2πy अपॉन 360। अब आप खुद देखो यहां पर, ये 360 कैंसिल, ये y से y कैंसिल बिकॉज ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये x माइनस हो रहा है ना, तो इस वजह से बेटा ये 360 माइनस x है, इस वजह से x कैंसिल नहीं हो सकता। देखो ये 2π से 2π कैंसिल, दिस 3 1 जा 3 3 जा 9, थ्री सिक्सटी माइनस 6x, ये 4 जो डिवाइड हो रहा है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा इधर आकर, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई x। अब इसको पता आपने सिंप्लीफाई करना है, किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे? देखो 360 एज इट इज रहा, माइनस 6x, ये हो जाएगा 4 3 12x, ये 18x हो गया, माइनस 6 राइट हैंड साइड पे गया, प्लस 6 हो गया। तो 360 डिवाइड बाय 18, देखो x की वैल्यू 20 यहां पर निकल कर आ गई, ये हमने शो कर दिया। ठीक है, नाउ फॉर पार्ट बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन द एरिया ऑफ द सेक्टर इज QPR और सेक्टर QPR इज इक्वल टू 22 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये सेक्टर है ना QPR, इसका एरिया इन्होंने दिया हुआ है, और अगर मैं खुद निकालना चाहता हूं तो एरिया का फॉर्मूला बेटा होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ये एरिया का फॉर्मूला होता है। तो इसका एंगल x है और रेडियस y है, तो भाई मैं उसी को यूज करता हूं, एंगल x है, रेडियस y है पाई आर स्क्वायर, और ये बराबर है 2 पाई के।
ये एरिया ऑफ द सेक्टर निकाला मैंने, उसको 2 पाई के बराबर रख दिया मैंने. वी नो द वैल्यू ऑफ एक्स विच इज 20. टू पाई से इक्वेट कर दिया. देखो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ये 2 1 जा 2 10 जा 20 हो गया. एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया. बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड पे बचा क्या? वाई स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36. वाई की वैल्यू प्लस माइनस 6 आ जाएगी. बट सिंस वाई एक लेंथ है, आई एम जस्ट गोइंग टू फोकस वाई इक्वल टू 6 ओवर हियर. मैं वाई इक्वल टू 6 लिखूंगा यहां पर. स्क्वायर रूट लेने पर दो वैल्यूज आ जाती है ना, तो मैं सिर्फ एक वैल्यू लूंगा पॉजिटिव वाली. क्यों? क्योंकि बेटा आपके पास यहां पर y एक लेंथ है, y इज द रेडियस. ये देखो एक लेंथ है, दिस कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए मैंने पॉजिटिव रख दिया इसको. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 22, दे आर सेइंग मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिक्स, और वो बराबर है इस मैट्रिक्स के. मतलब ठीक है. कह रहे शो करो एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर है 0 के. तो पहले तो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराओ. इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराने की शर्त क्या है? कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, ये 2 कॉलम्स है इसके, और ये 2 रोज हैं. तो बेटा क्योंकि कॉलम्स पहले वाले मैट्रिक्स के और दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉज दे आर इक्वल, तो बेटा ये हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं. मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करवाएंगे कैसे? अभी तो ये पता चला है कि मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन करवाएंगे कैसे? ये देखो, दिस कॉलम इज गोइंग टू बी, दिस रॉ इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम. पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1. दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2. अब देखो रॉ चेंज कर लेते हैं हम लोग. अब ये देखो पहला एलिमेंट इस पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. अच्छा इधर रॉ चेंज करिए ना, तो बेटा यहां पर भी रॉ चेंज करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1 करेंगे, और फिर ये जो एक्स प्लस 1 सेकेंड एलिमेंट है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सेकेंड एलिमेंट से, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से. क्योंकि मैंने यहां पर रॉ चेंज करी थी ना, देखो मैं ऊपर से नीचे आया था, तो यहां पर भी रॉ चेंज करी मैंने. ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 3 टू द 6, ये हो जाएगा 2x माइनस 2. अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास न्यूमरेटर. अच्छा ये इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं थोड़ा सा और, क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो रहा है. ये 4x बच जाएगा, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया. देखो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, 2x प्लस 6. देखो मैंने, जब हमारे पास दोनों मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, ये 2 रॉज हैं 1 कॉलम, ये 2 रॉज हैं ये 1 कॉलम है, तो बेटा पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से इक्वेट कर दिया. देखो ये सबको एक तरफ ट्रांसफर कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0. प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल. एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0 हमारे पास पहले ही निकल कर आ गया, पहले एलिमेंट को इक्वेट करने से आ गया. इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये चीज एक्स स्क्वायर माइनस 3x तो नहीं आएगा ना, इसमें तो y आ रहा होगा, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया. हमने सिर्फ न्यूमरेटर को आपस में इक्वेट कर दिया. अब देखो मुझे इसको सॉल्व करना है. अब देखो मैंने इसको x कॉमन निकाला, सॉल्विंग के लिए मैंने फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करा. आई गॉट x माइनस 3 इक्वल टू 0. आइदर x इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0. यहां से x की वैल्यू 3 आ गई.
देखो x की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू 3 आ गई यहाँ पर। इसमें ये चीज मत कर दिएगा, दिस इज रॉन्ग। क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x करा बच्चे ने, ये x कैंसिल कर दिया, x की वैल्यू 3 आ गई, दिस इज रॉन्ग, ये मत कर दिएगा। इधर सिर्फ x की एक ही आएगी, जबकि दो आनी थी, एक ही आएगी आपकी वैल्यू। आपने x को कैंसिल कर दिया जिसकी वैल्यू निकालनी थी, तो ये काम मत करिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो देखो हमारे पास दूसरा जो अब रिलेशनशिप है ना, मैं इसका यूज करूंगा, 4x इक्वल टू y। अब x इज ग्रेटर देन 0 कौन सा वाला है, ये देखो ये रहा, ये x इज ग्रेटर देन 0, तो मैं x इक्वल टू 3 यहां पर पुट करूंगा। I'll get the value of y which is 4 is 12। ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई, क्योंकि ऊपर से मैंने वैल्यूज निकाली हुई है, तो बेटा मैं वही वैल्यू यहां पर यूज कर लूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 इज अ सेक्शन वेन डायग्राम क्वेश्चन। इसमें देखो आपके पास हेड्स का डेटा है, स्कार्फ्स का डेटा है, ग्लव्स का डेटा है। ये देखो सारे यहाँ पर इन्होंने पूरे इनकी सारी चीजें बना दी हैं। A group of 40 people are asked which item they buy in the shop. Some of the result are shown in the Venn diagram. तो देखो 20 लोग हैं, उन्होंने कुछ चीजें बाय करी हैं, स्कार्फ, हैट्स और ग्लव्स बाय करे हैं। देयर आर 40 पीपल। अब इन 40 पीपल में से डेटा यहां पर डिफाइन करा हुआ है। देखो ये 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी बाय नहीं करा, कुछ भी बाय नहीं करा। ये 5 लोग हैं, इन्होंने कुछ भी बाय नहीं करा। दीज आर पीपल हु हैवंट बॉट एनीथिंग। पर बच्चे 35 पीपल और 35 पीपल यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। देखो यहां पर इन्होंने इसको भी लिखा हुआ है 2 पीपल बाय ऑल 3 आइटम्स। देखो मैं भी इस चीज को प्रेफरेंस देता हूं, जो सबसे मोस्ट कॉमन रीजन है सबसे पहले उसको फिलअप करो। तो इन्होंने भी उसका डेटा दिया हुआ है और कहा जा रहा है देखो 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब कुछ बाय करा है। Those people that buy both head and scarf also buy gloves. ये इन्होंने बात करी है, वो लोग जिन्होंने हेड और स्कार्फ बाय करा है उन्होंने ग्लव्स भी बाय करे। यानी इस बात का मतलब क्या है, देखो ये पोर्शन वो है जो हेड और स्कार्फ वाले लोगों का है, जिन्होंने हेड और स्कार्फ दोनों बाय करें। इन्होंने बोला है कि जिन्होंने हेड और स्कार्फ दोनों बाय करे ना, उन्होंने लाजमी तौर पर ग्लव्स भी बाय करें। यानी सिर्फ ओनली हेड और ओनली स्कार्फ वाले लोगों की कोई वैल्यू है ही नहीं। ऐसे कोई बंदे हैं ही नहीं जिन्होंने सिर्फ ओनली हेड और स्कार्फ बाय करा हो। ऐसे कोई लोग ही नहीं है। जिन्होंने हेड और स्कार्फ बाय करा है उन्होंने ग्लव्स लाजमी बाय करे हैं, यानी वो यहां पर लाई कर रहे होंगे। नाउ दिस पोर्शन ओवर हियर रिप्रेजेंट हेड एंड स्कार्फ, बट ओनली हेड एंड स्कार्फ वाले कोई है ही नहीं। उसने बोला भाई जिन्होंने हेड एंड स्कार्फ बाय करा ना, उन्होंने ग्लव्स भी बाय करे हैं। वो ग्लव्स वो ये वाले स्टूडेंट है, ये रहे वो स्टूडेंट, यानी उन्होंने तीनों चीजें बाय करी हैं। फिर वो तो यहां पर देर आर गोइंग टू बी एनी डेटा, यहां पर कोई भी डेटा नहीं होगा, यहां पर 0 लिखा जाएगा। यहां पर कोई बंदा होगा ही नहीं, अभी तक की डेटा के मुताबिक यहां पर कोई बंदा नहीं है। मैंने ठीक है, फाइन। 4 people buy exactly 2 items। अब देखो यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 0 लिखा हुआ है। एग्जैक्टली 2 आइटम्स बाय करने वाले ये भी हैं, एग्जैक्टली 2 आइटम्स बाय करने वाले ये भी हैं, एग्जैक्टली 2 आइटम्स बाय करने वाले ये भी हैं। इनका डेटा फिलअप हुआ है, इसका डेटा फिलअप नहीं हुआ, तो बेटा ऑब्वियसली 4 वाले फिर ये होंगे। ये वो लोग 4 होंगे जिन्होंने 2 आइटम्स बाय करें। अब बच गया सिर्फ ये ओनली ग्लव्स वाला डेटा। दिस इज ओनली स्कार्फ, दिस इज ओनली हेड, दिस इज ओनली ग्लव्स। अब ओनली ग्लव्स वाले कौन कौन है, ओनली ग्लव्स वाले बच्चे कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये 5 पीपल बाय नादर एनीथिंग, देयर आर 35 पीपल लेफ्ट। उन 35 में से बेटा ये 3 प्लस 0 प्लस 10 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4, और ये तो पता ही नहीं है कितने लोग हैं, ये तो मालूम करना है। ये बराबर होगा 35 के। दिस इज 19 प्लस x इज इक्वल टू 35।
35 माइनस करेंगे तो x की रूट 16 आ गई, यानी यहां पर अगर आपको फिलअप करना है दिस इज गोइंग टू बी 16 है। ये पूरा डेटा फिलअप हो गया। अब मुझे बताएं यहां तक की बात में किसी को इशू? एंड नेक्स्ट पार्ट दे आर आस्किंग यू नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस पोर्शन। अब ये पोर्शन सबसे पहले डिफाइन करो, सबसे पहले अब ये पोर्शन डिफाइन करो, ये पोर्शन कौन सा है? देखो मैं यहां पर एस का मतलब है इनसाइड एस, तो इनसाइड एस के लिए आई एम यूजिंग राइट टिक, राइट टिक, राइट टिक, राइट टिक, राइट टिक। ये इनसाइड एस का पोर्शन है। दीज ऑल फोर पोर्शन लाई इनसाइड एस। और यहां पर बेटा H यूनियन G का होल कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा एवरीथिंग आउटसाइड H यूनियन G का मतलब है एवरीथिंग ऑफ H एंड G। H यूनियन G का मतलब ये है एवरीथिंग ऑफ H एंड G। होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है एवरीथिंग आउटसाइड H एंड G। तो एवरीथिंग आउटसाइड H एंड G के लिए बेटा मैं आई एम यूजिंग क्रॉस टिक। आउटसाइड H एंड G के बेटा एवरीथिंग आउटसाइड एंड G के ये दो पोर्शंस हैं जो आउटसाइड H एंड G हैं। देखो दीज आर दी पोर्शन जो कि H और G के इनसाइड हैं। एवरीथिंग आउटसाइड H एंड G कौन सा है? एक ये पोर्शन है, एक ये पोर्शन है। इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों का कॉमन पोर्शन। कॉमन पोर्शन से मुराद ये है जहां पर ये दोनों मौजूद हों, जहां पर राइट और क्रॉस दोनों मौजूद हों। तो बेटा देर आर 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम करने कह रहा है। देर आर 10 पीपल दैट रिप्रेजेंट दीज पीपल ओवर हियर एस इंटरसेक्शन H यूनियन G का होल कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर बेटा मैंने इसलिए 10 लिख दिया। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 24 दे आर आस्किंग यू there is a triangle OAB is a triangle, P lies on AB। अब देखो AP और PB का रेशियो यहां पर दिया हुआ है, दिस इज द रेशियो ओवर हियर, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, दिस इज द रेशियो 2:3। ठीक है ना? दिस इज द रेशियो ओवर हियर। अब देखो OA 4A दे दिया, OP 3A+2B दे दिया। अब देखो आपने यहां पर AP वेक्टर निकालना है। आई एम गोना यूज फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो मेरे दिमाग में आनी चाहिए वो है एडिशन ऑफ वेक्टर। तो देखो मैं यहां से A से O जाऊंगा, O से P जाऊंगा, एडिशन ऑफ वेक्टर। A से O प्लस O से P। व्हाट इज A से O? इट इज गोइंग टू बी -4A। O से A 4A था, तो A से O बेटा -4A हो जाएगा। डायरेक्शन डिफरेंट है, अपोजिट साइन हो जाएंगे। अब O से P लिखा हुआ है बेटा 3A+2B। इन दोनों को ऐड करो, -4A+3A -A हो जाएगा और 2B एज इट इज बच जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब OB निकालना है। OB निकालना है आपने। देखो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं यहां पर OB निकालने के लिए पहले आपको एक मसला बताता हूं। मसला क्या है? देखो मुझे O से A पता है, लेकिन A से B नहीं पता। आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ AB। सही है ना? मेरे पास यहां पर क्या चीज मौजूद है, मैं उस पर फोकस करूंगा।
तो मेरे पास देखो, अगर मुझे ओ बी निकालना है तो टारगेट तो यही होना है कि मैं ओ से ए जाऊंगा। टारगेट तो क्लियर रखो अपना, टारगेट क्या है, मुझे ओ से जाना है और फिर ए से बी जाना है। लेकिन सर ए से बी पूरा वेक्टर मुझे नहीं पता। अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे ए से बी वेक्टर निकालना है तो ए से बी वेक्टर जो कि निकालना है, ए से पी वेक्टर जो कि मुझे पता है, हमने अभी पिछले पार्ट में निकाला है, और पी से बी वेक्टर जो कि मुझे नहीं पता। लेकिन ये तीनों के तीनों कोलीनियर हैं, एक ही लाइन पर लाई करते हैं। तो अगर आपको जिस वेक्टर को निकालना है ना, जैसे मुझे ए बी निकालना है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो, और एपी जो कि मुझे पता है इसको राइट हैंड साइड पे लिखो, अगर ये कोलिनियर है तो। ए बी का रेशो न्यूमरेटर में लिखो, और एपी का रेशो, ए बी का रेशो बेटा 5 न्यूमरेटर में लिखो, और एपी का रेशो नीचे लिख दो। देखो ए बी का रेशो है 5, 2 + 3 5, इसको न्यूमरेटर में लिखा। एपी का रेशो 2 है, इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया। तो देखो, विद द हेल्प ऑफ दिस आई एम गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी वैक्टर, जो मुझे चाहिए। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था क्यों चाहिए। -5a/2, 5 to the 10/2b। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लो, you'll get the value of ab vector which is -5/2 of a plus 5b। ये ab वेक्टर आ गया। अब मैं आपसे बोलता हूं बेटा मुझे ओ बी वेक्टर निकाल के दिखा दो, तो ओ ए प्लस ए बी वैक्टर। अब बहुत इजी हो गया काम मेरा। तो विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, ओ ए प्लस ए बी वैक्टर। तो ओ ए वैक्टर क्या है बेटा, हमारे पास 4a है। ए बी वैक्टर क्या है, अभी आपने निकाला हुआ, ये देखो, -5a/2a प्लस 5b। I'm going to take the LCM here, 2 4s are 8। ए वाली टर्म से मैंने एलसीएम ले लिया, 8 - 5 is 3। This is the OB vector here। ठीक है, यहां पर उसने बोला हुआ Q is the point on OA such that QP is parallel to OB। मैं काम करता हूं, एक वापस से जरा इसको सामने सामने दिखा देता हूं। देखो इस सवाल को देखना, मैं नीचे डायग्राम मैंने नीचे दिखा रहा हूं, ये देखो, Q इज द पॉइंट OA, OA पर एक पॉइंट है Q। मेरा यार यहां पर हो सकता है, 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 कहां पर होगा। उसने बोला इस तरह रखो कि QP पैरेलल टू OB हो जाए। तो मैंने बोला ऐसे वो पॉइंट रखूं यहां पर कि मैंने Q को यहां पर रखा, इस तरह रखा कि देखो आपके सामने ये शुड बी पैरेलल, इट शुड बी पैरेलल, दोनों पैरेलल होने चाहिए। खुद उसने बोला हुआ ये बात, मैंने जब इस तरह रखा। कह रहा फाइंड क्यूपी वेक्टर, कह रहा क्यूपी वेक्टर निकाल के दिखा दो। सिर्फ एक हिंट दिया हुआ है, सिर्फ एक हिंट दिया हुआ है, और वो क्या हिंट है कि बेटा ये पैरेलल हैं, और इसके अलावा कोई हिंट नहीं दिया हुआ यहां पर, बस ये पैरेलल है। आपको ओबी वेक्टर दिया हुआ है, ये मैं ओबी वेक्टर यहां पर लिख देता हूं, 3/2a + 5b। ये आपने अभी निकाला हुआ है, ये आपने अभी निकाला है, और इसके अलावा कोई हिंट नहीं दिया हुआ। दिस दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, 1 मार्क का क्वेश्चन है।
ठीक है। अच्छा, अब यहां पर सिर्फ पैरेलल का लिखा हुआ है, इसके अंदर है ना दो तीन बातें जरा शामिल हैं, मैं चाहूंगा सब गौर से मेरी बात को समझें। मेंशन नहीं है, ये चीज आपको खुद पता होनी चाहिए, ये कंसेप्ट आपको खुद पता होना चाहिए। एक नंबर का सवाल है, इसके अंदर एक कंसेप्ट मौजूद है यहाँ पे मेंशन नहीं है, हिडन है वो क्या कंसेप्ट है मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको ये बात काफी दफा बताई है कि अगर किसी ट्राइंगल को उसके साइड के पैरेलल कट किया जाए, तो बेटा ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर होंगे। क्या होंगे? सिमिलर होंगे। यानी आपने ऊपर वाले सवाल में देखा था कि इसका रेशो 2 था और इस पूरे का रेशो 5 था, यही देखा था ना आपने। तो इसका मतलब बेटा हमारे पास इसका रेशो भी 2 होगा, रेशो की बात कर रहा हूं, और इसका रेशो भी 3 होगा। ये ट्राइंगल की, इस छोटे वाले ट्राइंगल की साइड है, ये छोटे बड़े वाले ट्राइंगल की साइड है, इनका रेशो 2:3 हो जाएगा। जब ये आपस में सिमिलर हैं, तो बेटा इनका साइड का रेशो 2:5 है, तो बेटा ये भी 2:5 हो जाएगा। 3 लिख दिया मैंने गलती से, 5 हो जाएगा, तो ये भी 2:5 हो जाएगा। इफ दिस रेशो, मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ दिस रेशो इज 2:5, तो बेटा ये रेशो भी बेटा हमारे पास 2:5 हो जाएगा। ये देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर 2:5। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये रेशो क्लियर है सबको? सो दिस मीन्स कि बेटा अगर मैं यहां पर यूं लिखता हूं, लेट्स से इफ आई राइट इट लाइक दिस, कि मुझे QP निकालना है, तो QP ओवर OB का रेशो 2/5 होगा। मैंने इस तरह लिख लिया इसको, जो मैंने आपको बात बताई। तो बेटा अगर मुझे QP को निकालना है, आई एम राइट 2/5 ऑफ OB। तो देखो QP वेक्टर 2/5 ऑफ OB वेक्टर, OB कितना है बेटा 3/2 ऑफ A प्लस 5B, तो पिछले पार्ट में निकाला हुआ है। तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 3/2, मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई कराओगे, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/5 बच जाएगा। 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5B, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा बेटा, सिर्फ 2 बच जाएगा, 2B हो जाएगा। ये है बेटा आपके पास QP वेक्टर निकल कर आ गया, दिस इज 3/5 ऑफ A प्लस 2B। इस बात को ना भूलना कभी भी बेटा कि अगर किसी लाइन को, किसी ट्राइंगल को उसकी लाइन की उसे किसी साइड के पैरेलल कट किया जाएगा ना, तो लाइन ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स बन जाएंगे हमारे पास। ये हिडन बात होती है, ये बताते नहीं है एक्स्ट्रा, लेकिन ये हिडन होता है। तो मेक श्योर कि आप ये बात आपको पहले से पता हो। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द पेपर। कोई क्वेश्चन क्वेरीज तो आप बता दें।